वेलकम टू पायनियर क्लासेस। हम लोग बात कर रहे हैं 9th क्लास का सेकंड चैप्टर, या आपके ये कंपटीशंस में, या 11th क्लास का सेकंड चैप्टर आप बोलिए, या किसी भी टॉपिक का, फिजिक्स का ये आप सेकंड चैप्टर बोलिए, आपको हर जगह पे ये काम आएंगे। तो इस चैप्टर का नाम है कोटिमान एवं सार्थक अंक। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कोटिमान क्या हो, से आप क्या समझते हैं और इसे प्राप्त करने की विधियों को समझाएं। तो चलिए, कभी कभी कुछ राशियाँ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तथा कुछ बहुत छोटी होती है। ऐसी राशियों को 10 के निकटतम घातों में लिखना उपयुक्त होता है। इस प्रकार लिखने से ये संख्याएं सरलता से कंठस्थ भी की जा सकती है। किसी राशि के परिणाम को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखकर इस प्रकार प्राप्त निकटतम मान को उस राशि का कोटिमान कहते हैं। यानी 10 के घात में किसी चीज़ को लिखना क्या कहलाता है? कोटिमान कहलाता है। जैसे इसकी विधि क्या है और कैसे, किस प्रकार से हम लिखते हैं कोटिमान में। किसी राशि अथवा संख्या का कोटिमान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उस संख्या को 10 की घातों के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि संख्या का एक अंक दशमलव बिंदु से पहले तथा शेष अंक दशमलव बिंदु के बाद हो। जैसा 3394 को अगर लिखना हो तो हम लिखेंगे 3.394 गुने 10⁻³ यानी दशमलव के पहले केवल और केवल एक अंक ही रहता है कोटिमान के लिखने में, ये आप ध्यान रखें। जैसे 0.00417 को अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 4.17 गुने 10⁻⁻⁴। तो यहाँ पे आपको लगेगा कि दशमलव के आगे तो जीरो था ही, तो फिर ये ऐसे कैसे लिखा गया। इसके पीछे का मूल रीज़न है कि दशमलव के पहले कोई ना कोई अशून्य अंक होना चाहिए, मतलब शून्य को छोड़कर कोई अंक होना चाहिए। ठीक है, आगे। अतः दी गई संख्या दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी जाती है। एक संख्या एक दशमलव वाली संख्या तथा दूसरी 10 की घात वाली संख्या। दशमलव वाली संख्या 1 व 10 के बीच में होता है। अब यह देखते हैं कि यह संख्या 1 गुने 10 के वर्गमूल अर्थात 1 गुने 10 3.16 से छोटी है अथवा बड़ी। यदि संख्या 3.16 सी ही है अथवा इससे छोटी है, तब दी गई संख्या का कोटिमान 10 की घात वाली संख्या के बराबर होगा। यदि बड़ी है तो दी गई संख्या का कोटिमान 10 की घात वाली संख्या से एक घात बढ़ाने पर होगा। जैसा कि 5.6 गुने 10⁻² में 5.6 तथा 3.16 से बड़ा है, अतः इसका कोटिमान 10⁻³ होगा। किसी भी संख्या का कोटिमान ज्ञात करने के लिए इसे 10 की घातों में लिखना क्यों आवश्यक है, विस्तार से समझाइए। किसी भी संख्या का कोटिमान ज्ञात करने के लिए उसे 10 की घातों में लिखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कुछ राशियां बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तथा कुछ बहुत छोटी। ऐसी राशियों को 10 के निकटतम घातों में लिखना उपयुक्त होता है। इस प्रकार से ज़्यादा सरलता से कंठस्थ भी हो जाता है। किसी संख्या का कोटिमान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उस संख्या को 10 की घातों के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि संख्या का एक अंक दशमलव से पहले तथा शेष अंक दशमलव के बाद लिखा जाता है। जैसे 631 को हम लिखेंगे 6.31 गुने 10⁻² के रूप में, जबकि 0.00142 को हम लिखेंगे 1.42 गुने 10⁻³ के रूप में। अतः दी गई संख्या दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी जाती है, एक दशमलव वाली संख्या तथा दूसरी 10 की घात वाली संख्या। दशमलव वाली संख्या 1 से 10 के बीच। अब यह देखते हैं कि 1 गुने 10 के वर्गमूल अर्थात √1 गुने 10 यानी 10 का वर्गमूल 3.16 से छोटी है या बड़ी। यदि संख्या 3.16 से छोटी या बराबर हो तो दी गई संख्या का कोटिमान 10 की घात वाली संख्या के बराबर होगा, और यदि बड़ी हो तो दी गई संख्या का कोटिमान 10 की घात वाली संख्या से एक घात बढ़ाने पर प्राप्त होगा। किसी भी संख्या का कोटिमान 3.16 पर निर्भर करता है। जैसा कि यहाँ दिया गया है कि 5.61 गुने 10⁻³ में 5.61
3.16 से बड़ा है, अतः इसका कोटि मान 10 पर पावर 3 + 1 अर्थात 10 पर पावर 4 होगा। वहीं 2.33 × 10 पर पावर 2 का कोटि मान 10 पर पावर 2 ही होगा। उसी प्रकार से 2.33 तथा 3.16 से छोटा है। सार्थक अंक किसे कहते हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं? सार्थक अंक किसे कहते हैं, इनकी विशेषताओं को हैं। किसी संख्या के सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम लिखिए। सबसे पहले हम जानते हैं किसी भी मापक द्वारा प्राप्त राशि की माप वे अंक जो मापक यंत्र की यथार्थता यानी शुद्धता के अंतर्गत उस राशि के मान को व्यक्त करता है, उसे हम सार्थक अंक कहते हैं। विशेषताएं, सार्थक अंकों की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, किसी मापी गई राशि में सार्थक अंकों की संख्या मापक यंत्र की अल्पतमांक पर निर्भर करती है। दूसरा, दशमलव बिंदु की स्थिति का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा, किसी माप के में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी वह माप उतना ही यथार्थ अर्थात शुद्ध होगा। किसी माप में सार्थक अंक जितने होंगे उसकी माप में प्रतिशत त्रुटि उतनी ही कम होगी। मतलब सार्थक अंक त्रुटियों को गणना में त्रुटियों को कम करता है। अब इसके नियम, सार्थक अंक को लिखने के नियम। सभी अशून्य अंक मतलब शून्य को छोड़कर जितने भी अंक होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं। जैसे 4.324 में 4 सार्थक अंक हैं। दो अशून्य अंकों के बीच समस्त शून्य सार्थक अंक कहलाते हैं। दो अशून्य अंकों के बीच के शून्य भी सार्थक अंक, जैसे 8.405 में 4 सार्थक अंक हैं। वहीं दशमलव बिंदु से पूर्व यदि कोई अशून्य अंक नहीं है तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के शून्यों को छोड़कर संख्या में जितने अंक हैं वे सभी सार्थक अंक होते हैं। जैसे कि 0.001206 में केवल 1206 यानी 4 सार्थक अंक हैं। यदि दशमलव अंक में पूर्व कोई अशून्य अंक है तो दशमलव के बाद शून्य या अन्य अंक रहने पर भी सभी सार्थक अंक होते हैं। जैसा कि 3.0017 में 5 सार्थक अंक हैं। दशमलव बिंदु के दाईं ओर किसी अशून्य अंक के बाद का शून्य सार्थक अंक होता है। जैसे 0.4650 में 4 सार्थक अंक हैं। आगे मापन यंत्र की अल्पतमांक तथा यथार्थ पर प्रकाश डालें। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत वस्तुओं की सही मापतौल होना आवश्यक होता है, अतः इसके लिए अनेक मापक यंत्रों का प्रयोग किया गया है। प्रत्येक मापक यंत्र की यथार्थता की एक सीमा होती है, अर्थात उस यंत्र द्वारा ली गई माप एक सीमा तक यथार्थ हो सकती है, शुद्ध हो सकती है। यह सीमा उस मापक यंत्र की अल्पतमांक कहलाती है। उदाहरण स्वरूप किसी छड़ की वास्तविक लंबाई 3.46 सेंटीमीटर है। इस लंबाई को मीटर स्केल पर मापने पर 3.4 सेंटीमीटर से कुछ आगे, 3.5 सेंटीमीटर से कुछ पीछे रहेगी। हम जानते हैं कि पैमाने पर 1 सेंटीमीटर से छोटे विभाजन चिन्ह नहीं हैं, अतः स्थिति की यथार्थता का पता नहीं चलता। मीटर स्केल की अल्पतमांक 1 मिलीमीटर होती है। बर्नियर कैलिपर्स, ये पूछा जाता है, बर्नियर कैलिपर्स की अल्पतमांक 0.1 मिलीमीटर होती है तथा घड़ी की अल्पतमांक 1 सेकंड होती है। स्क्रू गेज की अल्पतमांक 0.01 मिलीमीटर होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक यंत्र की यथार्थता की एक निश्चित सीमा होती है। यह उस यंत्र की अल्पतमांक होती है। किसी भी माप को व्यक्त करने के लिए मापों को दशमलव के बाद उतने ही स्थानों तक रखना चाहिए जहां तक उन्हें यथार्थपूर्वक मापक यंत्र से मापा जा सके। उदाहरण स्वरूप बर्नियर कैलिपर्स से किसी वस्तु को नापने पर लंबाई को सेंटीमीटर में दशमलव के बाद 2 स्थानों तक ही व्यक्त करना चाहिए और स्क्रू गेज से नापने पर लंबाई को सेंटीमीटर में दशमलव के बाद 3 स्थानों तक व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि स्क्रू गेज की यथार्थता की सीमा सेंटीमीटर में दशमलव के 3 स्थानों तक ही होती है। बर्नियर कैलिपर्स का क्या सिद्धांत है, इसकी रचना, क्रियाविधि और सचित्र वर्णन करें।
तो कोटि मान कैसे ज्ञात किया जाता है अभी अभी हम लोगों ने देखे हैं। तो क्या है कि कोटि मान किसी राशि अथवा संख्या का कोटि मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उस संख्या को 10 की घात के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि संख्या का एक अंक दशमलव बिंदु से पहले तथा शेष अंक दशमलव बिंदु के बाद, जैसे कि 339 को 3.39 गुने 10 पर पावर 2 के रूप में तथा 0.0429 को 4.29 गुने 10 पर पावर -3 के रूप में लिखेंगे। सार्थक अंक की प्रतिशत त्रुटि से आप क्या समझते हैं? तो कहते हैं किसी माप में सार्थक अंक जितने अधिक होंगे उसकी माप में प्रतिशत त्रुटि उतनी ही कम होगी, अथवा सार्थक अंक जितने कम होंगे उसमें प्रतिशत त्रुटि उतनी अधिक होगी। याद रखें, त्रुटि किस पे निर्भर करती है? सार्थक अंकों पे निर्भर करती है। सार्थक अंक में संदिग्ध अंक की क्या भूमिका है? सार्थक अंक में किसी भी संदिग्ध अंक के स्थान पर ज्ञात अंक लिखने पर उत्तर भी अज्ञात ही रहता है। यदि हम किसी गुटके की लंबाई वर्नियर कैलिपर्स द्वारा 3.63 सेंटीमीटर मापते हैं तो इसमें अंतिम अंक 3 संदिग्ध है, क्योंकि यदि लंबाई 3.61 सेंटीमीटर व 3.64 सेंटीमीटर के बीच कुछ भी हो तो वह 3.63 सेंटीमीटर ही मानी जाएगी। इस प्रकार अंतिम अंक 3 लंबाई के संबंध में अनुमान देता है, अतः यह संदिग्ध अंक कहा जाएगा। आगे है, किसी संख्या के सार्थक अंक किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं? सभी अशून्य अंक तथा 2 शून्य अंकों के बीच समस्त शून्य अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। अगर दशमलव के तुरंत पहले या बाद में कोई भी अशून्य अंक नहीं है तो दशमलव के तुरंत बाद के शून्य को छोड़कर जितने अंक शेष हैं वे सार्थक अंक कहलाएंगे। मापन में सार्थक अंकों का क्या महत्व है? भौतिक अध्ययन में सार्थक अंकों का विशेष महत्व है। किसी भी माप को लिखते समय यह निश्चित कर लेना आवश्यक है कि वह माप विश्वसनीय है कि नहीं, इसलिए उसे सार्थक अंकों में व्यक्त करना चाहिए। ऐसा न करने पर अशुद्ध परिणाम प्राप्त होता है। सार्थक अंकों की संख्या मापन की शुद्धता पर निर्भर करती है। शुद्धता बढ़ने पर सार्थक अंक बढ़ जाते हैं। मापन यंत्र की अल्पतमांक के विषय में समझाइए। किसी भी मापक यंत्र द्वारा ली गई एक सीमा तक की यथार्थ होती है। यह सीमा उस मापक यंत्र का अल्पतमांक कहलाती है। वर्नियर का सिद्धांत बताइए। वर्नियर पैमाने पर अंकित n भागों की लंबाई मुख्य भागों पर अंकित n-1 भागों की कुल लंबाई के बराबर होती है। जैसा कि S-V तो S/N मुख्य पैमाने के एक भाग का मान वर्नियर पैमाने के कुल भागों की संख्या से भाग देने पे प्राप्त होता है। वर्नियर कैलिपर्स का शून्याङ्क त्रुटि किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो वर्नियर कैलिपर्स के दोनों पैमानों के जबरों को आपस में स्पर्श कराने पर यदि दोनों पैमाने के शून्याङ्क एक सिद्ध में न हो तो यंत्र में शून्याङ्क त्रुटि होती है। यह त्रुटि धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। आगे, वर्नियर कैलिपर्स द्वारा किसी वस्तु की लंबाई अथवा व्यास का मापन किस प्रकार किया जाता है? जिस वस्तु की लंबाई वर्नियर कैलिपर्स द्वारा मापी जाती है उसे दोनों भुजाओं के बीच जबरों में इस प्रकार पकड़ा देते हैं कि वे उस वस्तु को ठीक स्पर्श करती रहे, अर्थात वह वस्तु पकड़ते समय न तो ढीली हो और न ही बहुत कड़ी। जबरा ए और बी के बीच में जितनी दूरी होगी उतनी ही मुख्य तथा वर्नियर पैमाने के शून्याङ्कों के बीच की दूरी होगी। मुख्य पैमाने के उस चिन्ह को पढ़ लेते हैं जो वर्नियर पैमाने के शून्याङ्क से ठीक पहले है। इस चिन्ह को पढ़ने से मुख्य पैमाने का पाठ आ जाता है। अब देखते हैं कि वर्नियर पैमाने का कौन सा चिन्ह मुख्य पैमाने के चिन्ह के ठीक सीधे में है। वर्नियर पैमाने के इस चिन्ह की संख्या को वर्नियर के अल्पतमांक से गुना कर देते हैं, जिससे वर्नियर पैमाने का पाठ आ जाता है। इसे मुख्य पैमाने के पाठ से जोड़ देते हैं। यह वस्तु की अभिष्ट प्रेक्षित लंबाई बताती है। आगे है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज पेच मापी का सिद्धांत। पेच की नोक द्वारा चली गई रैखिक दूरी पेच के शीर्ष में दिए गए चक्रों की संख्या के समानुपाती होती है। पेच के शीर्ष एक दूसरे के चक्कर में इसका मान नियत होता है। स्क्रू गेज के
चूरी अंतराल अथवा अल्पतमांक के विषय में उदाहरण सहित समझाइए। चूरी अंतराल, ये चूरी अंतराल क्या है? तो चूरी अंतराल पेच के शीर्ष को एक पूरा चक्कर घुमाने में पेच की नोक जितने आगे पीछे विस्थापित होती है उसे दूरी को पेच की चूरी अंतराल कहते हैं। अल्पतमांक वह छोटी से छोटी दूरी जिसे पेच द्वारा यथार्थ मापतता से नापा जा सके, उस दूरी को पेच का अल्पतमांक कहते हैं। उदाहरण के लिए माना पेच का सिरा एक चक्कर घुमाने से 1 मिलीमीटर आगे या पीछे चलता है तथा पेच की परिधि 100 भागों में विभाजित है। पेच का अल्पतमांक बराबर पेच की चूरी माइनस अंतराल बटा पेच के वृत्तीय पैमाने पर बने भागों की संख्या n, जहाँ s बटा n बराबर 1 मिलीमीटर बटा 100 अर्थात 0.1 सेंटीमीटर बटा 100 बराबर 0.001 सेंटीमीटर तक इसका अल्पतमांक होगा। स्क्रू गेज की शून्यांक त्रुटि किस प्रकार ज्ञात की जाती है? इसके लिए शीर्ष को रैचेट की सहायता से इतना घुमाते हैं कि पेच का समतल सिरा B छड़ के समतल सिरे A से स्पर्श कर जाए। इस दशा में यदि शीर्ष पैमाने को शून्यांक रेखा मुख्य पैमाने की शून्यांक रेखा के ठीक सामने है तो यंत्र में शून्यांक त्रुटि नहीं है। यदि दोनों शून्यांक एक सिद्ध में नहीं मिलते तो यंत्र में शून्यांक त्रुटि है। स्क्रू गेज द्वारा किसी पतली वस्तु की मोटाई या किसी तार का व्यास से किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? जिस वस्तु की मोटाई या व्यास ज्ञात करना होता है, इस पेच के S से B तथा A समतलों के बीच में रखकर रैचेट R द्वारा पेच को इतना घुमाते हैं कि वस्तु दोनों तलों के बीच हल्के से दब जानी चाहिए। इस स्थिति में रैचेट किरकिर की आवाज़ के साथ अपने ही स्थान पर घूमने लगती है। अब मुख्य पैमाने पर अंतिम दिखाई देने वाला चिन्ह को पढ़ लेते हैं। साथ ही मुख्य पैमाने की आधार रेखा की सीधी रखने वाले वृत्ताकार पैमाने के चिन्ह को भी ज्ञात कर लेते हैं। इसे चिन्ह संख्या को यंत्र का अल्पतमांक से गुणा करने पर वृत्ताकार पैमाने का पाठ्यांक ज्ञात कर लेते हैं और इस मुख्य पैमाने का पाठ्यांक से जोड़ प्रेक्षित मान प्राप्त करते हैं। यदि यंत्र में कोई शून्यांक त्रुटि है तो चिन्ह सहित प्रेक्षित माप में से घटा देने पर वस्तु की यथार्थ मोटाई ज्ञात होती है। स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज का उपयोग। वर्नियर कैलिपर्स किसी छड़ की लंबाई, गोले की बाहरी व्यास, नली की आंतरिक व्यास तथा खोखले बेलन की गहराई ज्ञात करने के लिए। स्क्रू गेज इसका उपयोग छोटी मोटी लंबाइयाँ, पतले तार का व्यास आदि नापने में किया जाता है। यह यंत्र 1 मिलीमीटर से दूसरे दशमलव तक यथार्थता को माप सकता है। स्क्रू गेज की पिछड़ त्रुटि एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। पेच मापी को अधिक समय तक प्रयोग में लाने से पेच की तथा डिवरी की चूड़ियाँ घिस जाती है, जिससे पेच डिवरी में ढीला पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में पेच के शीर्ष की एक दिशा में घुमाते घुमाते यदि विपरीत दिशा में घूमने लगे तो पेच तुरंत ही विपरीत दिशा में नहीं चलने लगता, बल्कि थोड़ी देर के लिए रुक कर अपने ही स्थान पर घूमता रहता है, जबकि इसके शीर्ष का पाठ्यांक बराबर बदल रहा होता है। पेच के अपनी ही स्थान पर रुके रहने की अवधि में शीर्ष के पाठ्यांक में जो परिवर्तन आता है उसे पिछड़ त्रुटि कहते हैं। पिछड़ त्रुटि से बचने के लिए माप लेते समय पेच को सदैव एक ही दिशा में चलाना चाहिए। यदि कभी पेच एक दिशा में अधिक चल गया तथा उसे पीछे हटाना आवश्यक हो तब उसे काफ़ी अधिक दूर तक पीछे हटा लेना चाहिए तथा पुनः आगे बढ़ाकर पाठ लेना चाहिए। उसके बाद अंकित प्रश्न है। अंकित प्रश्न